हिमालय पर्वतीय प्रदेश को भौगोलिक विभाजन में 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 ट्रांस हिमालय और दूसरा है मुख्य हिमालय और इसके बाद है नंबर 3 पूर्वांचल हिमालय। इसमें से ट्रांस हिमालय के बाद है नंबर 2 मुख्य हिमालय। यह सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। इसका विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। इसकी उत्तर पश्चिम में चौड़ाई 400 किलोमीटर और पूर्व में 150 किलोमीटर है। इसकी उत्तर में तो चौड़ाई 400 किलोमीटर और पूर्व में 150 किलोमीटर है। उत्तर में ज़्यादा चौड़ा और इधर ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ ये कम चौड़ा है। और इसका विस्तार, इसकी लंबाई है 2400-2500 किलोमीटर। 2400-2500 किलोमीटर फैला हुआ है। इसके दोनों छोर, पश्चिमी और पूर्वी दोनों छोरों पर पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। पश्चिम में तो सुलेमान जो पाकिस्तान में स्थित है सुलेमान, और पूर्व में पूर्वांचल पर्वत श्रेणी है। ये दोनों छोरों पर उत्तर से दक्षिण इनका विस्तार है। इन पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। इसके दोनों छोरों पर स्थित है। इसके कारण इसे अक्ष संघीय मोड़ कहा जाता है। दो पर्वत श्रेणियां जो इसके दोनों छोरों पर स्थित है उनका विस्तार उत्तर से दक्षिण है, जिसके कारण अक्ष संघीय मोड़ की संज्ञा दी गई है उन्हें। ये अक्ष संघीय मोड़ जब एक प्लेट दूसरी प्लेट में धंसने का प्रयास करती है तब ये अक्ष संघीय मोड़ बनता है। मुख्य हिमालय जो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच मध्य फैला हुआ है। मुख्य हिमालय दूसरा है ट्रांस हिमालय के बाद मुख्य हिमालय जो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच मध्य फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर फैला है। दूरी में इसकी इसकी चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर तथा पूर्व में 150 किलोमीटर है। पश्चिम में 400 किलोमीटर तथा पूर्व में 150 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। मुख्य हिमालय के दोनों ओर अक्ष संघीय मोड़ स्थित है, जहां पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। मुख्य हिमालय में 3 प्रमुख श्रेणियां स्थित हैं: वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। मुख्य हिमालय में 3 प्रमुख श्रेणियां स्थित हैं: वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। मुख्य हिमालय का विस्तार, जो पश्चिम वाला भाग है, मुख्य हिमालय का जो पश्चिम वाला भाग है, इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ पश्चिम वाले भाग का विस्तार है। फिर नेपाल वाला भाग है जो भी पश्चिम वाले भाग की तरह नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैला हुआ है। फिर इसका जो सिक्किम भूटान वाला भाग है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैला है, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट, सिक्किम भूटान वाला भाग। और इसका अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है वो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ फैला है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसका अरुणाचल प्रदेश वाला भाग फैला हुआ है। इसके इन चारों भागों का विस्तार अलग अलग दिशा में हो रखा है। मुख्य हिमालय की विशेषताएं। नंबर 1 विशेषता है ढाल। मंद ढाल, अवतल ढाल वाला जो भाग है हिमालय का, जो मंद ढाल जिसे अवतल ढाल भी कहते हैं, वो चाइना की तरफ मुड़ा हुआ है। और जो तीव्र ढाल उत्तल ढाल है उसका मुंह दक्षिणी ढाल भी कहते हैं, जिसे उसका मुंह इंडिया की तरफ है। इंडिया की तरफ वाला जो मुंह है इसका हिमालय का, वो तीव्र ढाल उत्तल ढाल वाला है, जिसे दक्षिणी ढाल कहते हैं। और जो उत्तरी ढाल जो चाइना की तरफ मुंह है उसे मंद ढाल और अवतल ढाल वाला भाग है हिमालय का। ढाल, नंबर 1 विशेषता ढाल। हिमालय का उत्तरी ढाल मंद या अवतल तथा दक्षिणी ढाल तीव्र व उत्तल है। उत्तरी ढाल पर हिमनद अधिक पाए जाते हैं, उत्तरी ढाल पर हिमनद अधिक पाए जाते हैं तथा दक्षिणी ढाल पर वनस्पति अधिक पाई जाती है। क्योंकि मंद ढाल होती है इसलिए उस पर हिमनद अधिक पाए जाते हैं, वो जल्दी से नीचे नहीं आते हैं। और जो तीव्र ढाल वाला भाग होता है वहाँ हिमनद नहीं पाई जाती, इसलिए वहाँ वनस्पति पाई जाती है। जो दक्षिणी ढाल है इंडिया की तरफ, उसमें वनस्पति अधिक पाई जाती है। दूसरी विशेषता है मुख्य हिमालय की ऊंचाई। पश्चिम हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती है, जिसके कारण मैदानों से पश्चिम हिमालय की ऊंची चोटियां दिखाई नहीं देती हैं। पश्चिम हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ती है, एकदम नहीं बढ़ती, क्रमिक रूप से बढ़ती है धीरे धीरे, जिसके कारण मैदानों से पश्चिमी हिमालय की ऊंची चोटियां दिखाई नहीं देती हैं। और पूर्वी हिमालय की ऊंचाई अचानक बढ़ जाती है, एकदम ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, जिसके कारण पूर्वी हिमालय की चोटियां मैदान से नजर आती हैं। ये ऊंचाई पश्चिमी हिमालय जो 400 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, पश्चिमी हिमालय जो 400 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है, इसमें धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसलिए प्लान मैदान से दूरी अधिक अधिक दूरी पर विस्तृत होता है। इस कारण मैदानों से ऊंची चोटियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस अधिक होता है इस कारण। और पूर्वी हिमालय 150 किलोमीटर चौड़ाई तक ही फैला हुआ है, जो मैदानों से देखने पर पूर्वी हिमालय जहाँ एकदम ऊंची चोटियां होती हैं वो दिखाई देती है मैदानों से देखने पर पूर्वी हिमालय में। और पश्चिमी हिमालय में इसका विस्तार अधिक होता है, इस कारण ऊंची चोटियां नहीं दिखाई देती हैं। और इसमें पूर्वी हिमालय में एकदम ऊंची चोटियां होती हैं जो मैदानों से दिखाई देती हैं। हिम रेखा, नंबर तीसरी विशेषता हिम रेखा, स्नो लाइन। हिम रेखा पर्वतों पर वो रेखा होती है जहाँ से बर्फ स्टार्ट होती है, बर्फ से ढका हुआ भाग स्टार्ट होता है पर्वत का, उसे हिम रेखा, स्नो लाइन कहते हैं। और जहाँ जहाँ से हिम रेखा स्टार्ट होती है वहाँ पर ट्री लाइन, वृक्ष रेखा समाप्त हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर हिम बर्फ से ढका हुआ भाग होता है उस पर वृक्ष नहीं, वनस्पति नहीं पाए जाते हैं, बल्कि जिस हिस्से पर हिम रेखा बर्फ से ढका हुआ भाग नहीं होता है वहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य हिमालय की हिम रेखा 4000 मीटर से स्टार्ट होती है। हिम रेखा नीचे होने के कारण है अक्षांश का बढ़ना। जितना अक्षांश बढ़ेगा उतनी हिम रेखा नीचे होती जाएगी। पर्वत पर जो ढका हुआ भाग है वो बढ़ता जाएगा, मतलब हिम रेखा नीचे होती जाएगी, अक्षांश बढ़ेगा। तट से दूरी बढ़ेगी तो हिम रेखा नीचे होती जाएगी, कम होती जाएगी हिम रेखा। जैसे तट से दूरी बढ़ेगी, जैसे पश्चिमी हिमालय की तट से दूरी अधिक है तो वहाँ के पर्वतों पर हिम रेखा नीचे कम होती है। और पूर्वी हिमालय में तट
से दूरी कम है तो उन पर्वतों की हिमरेखा अधिक होती है, ऊंची होती है, मतलब ढका हुआ भाग बर्फ से कम होता है। शीत ऋतु में बर्फबारी, शीत ऋतु में बर्फबारी भी जितनी अधिक बर्फबारी होगी उतनी हिमरेखा नीची कम होगी, बर्फ से ढका हुआ भाग बढ़ेगा। जैसे अक्षांश बढ़ेगा, जो विषुवत रेखा से जैसे जैसे अक्षांश की स्थिति बढ़ती जाएगी 90 डिग्री तक, वैसे वैसे हिमरेखा नीची होती जाती है। जैसे पूर्वी हिमालय में अक्षांश है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है पूर्वी हिमालय, और पश्चिमी हिमालय 36 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा नीची होगी और पूर्वी हिमालय कम अक्षांश पर स्थित है तो इसकी हिमरेखा ऊंची होती है। पश्चिमी हिमरेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में नीची होगी, पश्चिमी हिमरेखा पूर्वी हिमालय की हिमरेखा तुलना में नीची होगी। जो पश्चिमी हिमालय है उसकी हिमरेखा पूर्वी हिमालय की तुलना से नीची होगी। तट से दूरी बढ़ेगी उतनी हिमरेखा नीचे होगी। जैसे पश्चिमी हिमालय ठंडा प्लस शुष्क क्षेत्र होता है, पश्चिमी हिमालय जो ठंडा और शुष्क क्षेत्र होता है क्योंकि वह तट से दूरी होती है, इस कारण उसकी हिमरेखा नीचे होती है। शीत ऋतु में बर्फबारी जो पश्चिमी हिमालय पर अधिक होती है, हिमरेखा नीची होगी। हिमरेखा स्नो लाइन पश्चिमी हिमालय जो 2500 से 3500 की ऊंचाई तक है, 2500 से 3500 है जिसकी ऊंचाई, पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा पूर्वी हिमालय जो 4000 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक है, हिमालय से कम है। पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा पूर्वी हिमालय से कम है क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक है, तो ऊंचाई भी एक कारण है जहाँ हिमरेखा कम होगी। अगर ऊंचाई अधिक है पूर्वी हिमालय की तो पश्चिमी हिमालय से इसकी हिमरेखा नीचे होगी। उच्च अक्षांश पश्चिमी काराकोरम जो 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, और कंचनजंगा 28 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, कंचनजंगा 28 डिग्री अक्षांश पर और काराकोरम 36 डिग्री अक्षांश पर है। तो काराकोरम श्रेणी की हिमरेखा नीची होगी क्योंकि ये उच्च अक्षांश पर स्थित है 36 डिग्री पर, और कंचनजंगा का कम अक्षांश पर स्थित है, इस कारण इसकी हिमरेखा अधिक होगी कंचनजंगा की, और काराकोरम की नीची होगी क्योंकि ये उच्च अक्षांश पर स्थित है काराकोरम। महाद्वीपीय प्रभाव भी हिमरेखा को प्रभावित करता है। महाद्वीपीय प्रभाव के कारण ठंडा और शुष्क, महाद्वीपीय प्रभाव है ठंडा और शुष्क। ठंडा जो सर्दियों में अधिक ठंडा होता है और गर्मियों में अधिक शुष्क होता है, वर्षा नहीं होती है, इस कारण भी हिमरेखा नीची होती है क्योंकि वर्षा कम होगी तो बर्फ पिघलेगी कम, जिस कारण हिमरेखा नीची होगी। और सर्दियों में अधिक ठंड होती है जिससे भी हिमरेखा बढ़ती है। शीत ऋतु में बर्फबारी और हिमपात भी हिमरेखा को नीची रखने में सहायक है। शीत ऋतु में बर्फबारी और हिमपात भी हिमरेखा को नीची कम रखता है। पूर्वी हिमालय की हिमरेखा नीची, पूर्वी हिमालय की हिमरेखा नीची होने के कारण अधिक वर्षा, पूर्वी हिमालय की हिमरेखा नीची अधिक वर्षा के कारण अगर सर्दियों में अधिक वर्षा होगी तो पूर्वी हिमालय की हिमरेखा भी नीची होगी, लेकिन अगर गर्मियों में वर्षा अधिक होगी तो हिमरेखा ऊंची होती जाएगी। और अधिक आर्द्रता अधिक ठंड होगी तो भी पूर्वी हिमालय में भी हिमरेखा नीची होती है। हिमालय के दक्षिणी ढाल की हिमरेखा नीची है, हिमालय के दक्षिणी ढाल की हिमरेखा नीची है क्योंकि दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षण होता है, दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षण होता है, इस कारण भी हिमालय की दक्षिणी ढाल की हिमरेखा नीची है। पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में कम होती है, पश्चिमी हिमालय की हिमरेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में कम होती है, नीची होती है क्योंकि पश्चिमी हिमालय उच्च अक्षांश में स्थित है। यहाँ महाद्वीपीय प्रभाव के कारण ठंडी तथा शुष्क जलवायु पाई जाती है, यहाँ महाद्वीपीय प्रभाव के कारण ठंडी तथा शुष्क जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ शीत ऋतु में बर्फबारी होती है। कुछ स्थानों पर पूर्वी हिमालय की हिमरेखा नीची पाई जाती है क्योंकि वहाँ पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक वर्षा होती है। हिमालय के दक्षिणी ढाल की हिमरेखा नीची पाई जाती है क्योंकि वहाँ अधिक वर्षण होता है। मुख्य हिमालय जिसकी प्रमुख श्रेणियों में नंबर 1 श्रेणी है वृद्ध हिमालय, महान हिमालय भी कहते हैं, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहते हैं और हिमाद्री भी कहते हैं। वृद्ध हिमालय को महान हिमालय, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी और हिमाद्री भी कहते हैं। ये मुख्य हिमालय की प्रथम श्रेणी है वृद्ध हिमालय, दूसरी है मध्य हिमालय और तीसरी है शिवालिक हिमालय। उसमें से फर्स्ट है वृद्ध हिमालय। वृद्ध हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है नंगा पर्वत पश्चिम में वहां तक, और पूर्व में नामचा बरवा पर्वत जो चीन तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है, नामचा बरवा चीन तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित पर्वत है, वहां तक फैला हुआ है। कुल 2400 किलोमीटर की दूरी में यह फैला हुआ है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक। इस वृद्ध हिमालय की औसत चौड़ाई है 25 किलोमीटर, औसत चौड़ाई है वृद्ध हिमालय की 25 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसका जो स्नोफॉल लाइन से ऊपर वाला क्षेत्र है, जो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, उसे हिमाद्री कहते हैं। बर्फ से ढके होने के कारण हिमाद्री नाम से जाना जाता है। और इसमें जो विश्व की सबसे हाईएस्ट पीक चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो इसी हिमाद्री पर स्थित है। ये नेपाल में से सागर माता, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता और चाइना वाले रीजन में चोमोलुंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता और चाइना वाले क्षेत्र में चोमोलुंगमा कहते हैं। इस पर्वत श्रेणी की अधिक ऊंचाई के कारण इसमें बहुत सारे हिमनद हैं और ऊंचाई के लिए ज्योग्राफी में अल्पाइन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अल्पाइन हिमनद पाए जाते हैं इस श्रेणी में। इस श्रेणी के पर्वतों की निरंतरता है इसलिए इसे सतत श्रेणी कहते हैं, और इन सतत श्रेणी कंटिन्यूस पर्वत को पार करने के लिए इसमें काफी सारे दर्रे हैं। तो इन दर्रों
के लिए उत्तरी भारत में ला शब्द प्रयोग में लिया जाता है। उत्तरी भारत में ला शब्द तरों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। हिमालय पर्वत का उद्भव टेथिस सागर के सेडिमेंट अवसादों से हुआ है। तो इसके जो बाहरी वाला हिस्सा है वह अवसादी चट्टानों का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय का जो अंदर का कोर है, अंदर का हिस्सा है, वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। अंदर का हिस्सा ग्रेनाइट चट्टानों का बना हुआ है वृद्ध हिमालय का, और बाहरी जो हिस्सा है वो अवसादी चट्टानों का बना हुआ है, लेकिन अंदर का हिस्सा कोर ग्रेनाइट चट्टानों की बनी हुई है। वृद्ध श्रेणी का पश्चिमी भाग में तो पर्वतों अधिक ऊंचाइयां हैं जो लगभग एक समान है, और जो पूर्वी भाग वाला हिस्सा है वृद्ध हिमालय का, उसमें ऊंचाइयों में अंतर काफी है, कहीं नीची कहीं ऊंची, ऐसे एक समान ऊंचाई वाले पर्वत नहीं है पूर्वी भाग में। इसका कारण है इंडियन प्लेट का एक तरफ ज्यादा वलन हो रहा है, एक तरफ ज्यादा वलन हो रहा है उसका, इंडियन प्लेट का एक तरफ से फोर्स ज्यादा लग रहा है इंडियन प्लेट का, इसी कारण पूर्वी भाग में कई पर्वत ऊंचे कहीं नीचे ऐसे पर्वत देखने को मिलते हैं। वलन दो प्रकार का होता है, सममित जिसमें दोनों तरफ से समान फोर्स लगे, बराबर बल लगे, उसे सममित वलन कहते हैं। सममित जिसमें दोनों तरफ से बराबर दोनों प्लेटों के द्वारा समान बल लगे, और जिस वलन में एक तरफ से ज्यादा फोर्स लगे उसे असममित वलन कहते हैं। जिस तरफ से एक तरफ से ज्यादा फोर्स लगे उसे असममित वलन कहते हैं। ग्रेट हिमालय का फैलाव, ग्रेट हिमालय वृद्ध हिमालय उसका फैलाव है यूटी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। वृद्ध हिमालय का विस्तार दो यूनियन टेरिटरी में, और स्टेट हिमाचल उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल, हिमाचल उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल और पश्चिम बंगाल आसाम पहाड़ियों तक भी है। जो वृद्ध हिमालय है ग्रेट हिमालय, इसका यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख, स्टेट हिमाचल उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल पश्चिम बंगाल और आसाम पहाड़ियों तक भी है। ये सभी पर्वत और चोटियां वृद्ध हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। नंबर 1 नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। नूनकुन पर्वत नंबर 2 है नूनकुन पर्वत, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में स्थित है। नंबर 3 बंदरपूछ चौखंबा, नंबर 4 नंबर 5 दूनागिरी नंदा देवी और त्रिशूल और नंदकोट, ये सभी पर्वत उत्तराखंड में स्थित पर्वत है, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में स्थित पर्वत है, बंदरपूछ चौखंबा दूनागिरी नंदा देवी त्रिशूल नंदकोट। नंबर 9 एपी पर्वत, यह है नेपाल तिब्बत वाले क्षेत्र में, और गुरला मंदाता नंबर 10 पर्वत चोटी है गुरला मंदाता, यह है चीन तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है, और नामचा बरवा ये भी चीन तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है। नंबर 24 नंबर जो पर्वत चोटी है नामचा बरवा, जहाँ तक ये वृद्ध हिमालय फैला हुआ है ये चीन तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है, और नंबर 10 गुरला मंदाता भी चीन तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित पर्वत चोटी है। और नंबर 11 धौलागिरी, नंबर 12 अन्नपूर्णा और मानासालू, नंबर 13 ये तीनों नेपाल वाले क्षेत्र में स्थित पर्वत चोटियां हैं। धौलागिरी अन्नपूर्णा और मानासालू नेपाल में स्थित पर्वत चोटियां हैं। नंबर 14 गौरीशंकर, नंबर 15 चोयू, और नंबर 16 माउंट एवरेस्ट, और नंबर 17 मकालू, ये सभी नेपाल तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित पर्वत चोटियां हैं। नंबर 14 गौरीशंकर, नंबर 15 चोयू, मकालू और माउंट एवरेस्ट, ये सभी नेपाल तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित पर्वत चोटियां हैं। नंबर 18 पर्वत चोटी है कंचनजंगा, ये कंचनजंगा भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित पर्वत चोटी है। ये सिक्किम भारत और नेपाल वाले क्षेत्र में स्थित है कंचनजंगा। नंबर 19 है पोहुनरी, पोहुनरी भारत के सिक्किम में स्थित सिक्किम वाले क्षेत्र में स्थित पर्वत चोटी है पोहुनरी। नंबर 20 है जोमोलहारी और नंबर 21 मसांग कांग, नंबर 20 जोमोलहारी और नंबर 21 मसांग कांग, ये पर्वत श्रेणी भूटान और तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित पर्वत चोटियां भूटान तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित हैं जोमोलहारी और मसांग कांग। नंबर 22 पर्वत चोटियां गनखर पुयनसुख, नंबर 22 है गनखर पुयनसुख, ये भूटान वाले क्षेत्र में स्थित पर्वत चोटी है गनखर पुयनसुख, भूटान वाले क्षेत्र में स्थित पर्वत चोटी है। नंबर 23 है कांगतो, नंबर 23 चोटी है कांगतो, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में स्थित है कांगतो, भारत के अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। और जो लास्ट है जहां तक वृद्ध हिमालय का विस्तार है नामचा बरवा, ये तिब्बत चीन वाले क्षेत्र में स्थित पर्वत चोटी है। यह सभी पर्वत चोटियां जो वृद्ध हिमालय में स्थित पर्वत चोटियां हैं। वृद्ध हिमालय की चोटियां नंबर 1 गिलगित बाल्टिस्तान PAK में स्थित पाक में स्थित है नंगा पर्वत। नंबर 2 लद्दाख, लद्दाख में स्थित है नूनकुन, नूनकुन पर्वत। नंबर 3 उत्तराखंड भारत, उत्तराखंड भारत में स्थित है बंदरपूछ चौखंबा दूनागिरी नंदा देवी त्रिशूल नंदकोट, नंदकोट त्रिशूल नंदा देवी दूनागिरी चौखंबा और बंदरपूछ उत्तराखंड भारत में स्थित है। नेपाल और तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है AP, नेपाल तिब्बत में स्थित है AP। तिब्बत चीन में स्थित है गुरला मंदाता और नामचा बरवा, तिब्बत चीन वाले रीजन में स्थित है गुरला मंदाता नामचा बरवा। नेपाल वाले क्षेत्र में स्थित है धौलागिरी अन्नपूर्णा और मानसालू, मानसालू अन्नपूर्णा धौलागिरी नेपाल वाले क्षेत्र में स्थित है। नेपाल तिब्बत इस क्षेत्र में स्थित है गौरीशंकर चोयू चोओयू माउंट एवरेस्ट और मकालू, ये नेपाल तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है। सिक्किम भारत नेपाल वाले क्षेत्र में स्थित है, सिक्किम भारत नेपाल वाले क्षेत्र में स्थित है कंचनजंगा। सिक्किम भारत वाले क्षेत्र में स्थित है पोहुनरी। भूटान तिब्बत वाले क्षेत्र में है जोमोलहारी और मसांग कांग, मसांग कांग और जोमोलहारी भूटान तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है। गनखर पुयनसुख
पुयनसुख, कनखर पुयनसुख हैं भूटान वाले क्षेत्र में। अरुणाचल प्रदेश भारत वाले क्षेत्र में स्थित है कांगतो, अरुणाचल प्रदेश भारत वाले क्षेत्र में स्थित है कांगतो। तिब्बत चीन वाले क्षेत्र में स्थित है नामचा बरवा, तिब्बत चीन वाले क्षेत्र में स्थित है नामचा बरवा। यह श्रेणी नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। वृहद हिमालय जो 2400 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। इस श्रेणी की औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। यह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। वृहद हिमालय का कोर ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। पूर्वी भाग में ऊंचाई संबंधित विविधता पाई जाती है। इस श्रेणी के वलन की प्रकृति असममित है। यह विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। इस श्रेणी में विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा चीन में चोमोलुंगमा कहते हैं। यह श्रेणी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, अतः इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। इस श्रेणी में बहुत से अल्पाइन ग्लेशियर हिम नदी स्थित है, जिनसे बाद की प्रमुख नदियां निकलती हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंथ, पिंडारी, मिलाम उत्तराखंड में मिलाम, जेमू सिक्किम में जेमू में स्थित है। यह सतत श्रेणी कंटिन्यूस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें सतत श्रेणी कहते हैं इसके कारण, जिसे दर्रों के माध्यम से पार किया जाता है। उत्तर भारत में दर्रों को ला कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची 10 चोटियां जो आरबीएससी की बुक में दे रखी हैं, विश्व की सबसे ऊंची 10 चोटियां। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है 8,848.86 मीटर ऊंचाई है। 29,031.69 फीट 29,031.69 फीट ऊंचाई है। 8,848.86 मीटर। केटू जो भारत में स्थित है 8,611 फीट में है। 28,251 फीट में और मीटर में है 8,611। कंचनजंगा जो भारत नेपाल वाले क्षेत्र में स्थित है 8,586 जो फीट में है। 28,169। लाहौल से जो नेपाल में स्थित है ये 8,516 जो 27,939 फीट है। मकालू जो नेपाल में स्थित है 8,463 मकालू 8,463 मीटर ऊंचाई है जो फीट में है 27,765। चोवई जो नेपाल चीन में स्थित है जो 8,201 मीटर ऊंची और फीट में 26,906 फीट ऊंची है। धौलागिरी जो नेपाल क्षेत्र में स्थित है 8,167 मीटर ऊंची और 26,794 फीट ऊंची है। मानसालू जो नेपाल में स्थित है 8,163 मीटर ऊंचाई पर ऊंची है और फीट में 26,781। नंगा पर्वत जो भारत में स्थित है 8,126 मीटर ऊंचाई है और फीट में 26,760। अन्नपूर्णा जो नेपाल में स्थित है 8,091 मीटर और फीट में है 26,545 फीट ऊंची। मुख्य हिमालय की वृहद हिमालय के बाद दूसरी श्रेणी है मध्य हिमालय। मुख्य हिमालय की वृहद हिमालय के बाद दूसरी श्रेणी है मध्य हिमालय, जिसे निम्न हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय को ही निम्न हिमालय, लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इसका विस्तार इन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। इस मध्य हिमालय की चौड़ाई है 50 से 80 किलोमीटर चौड़ाई और इसकी ऊंचाई है 3700 से 4,500 मीटर, 3700 से 4,500 मीटर ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई वृहद हिमालय से कम है, इस कारण इसमें केवल शीत ऋतु में बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र होता है। इसमें ऊपर की चोटियां केवल शीत ऋतु में बर्फ से ढकी हुई होती हैं, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ से ढकी हुई नहीं रहती। इस कारण ग्रीष्म ऋतु में यहाँ घास वनस्पति पैदा हो जाती है और घास के मैदान होते हैं। जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग जैसे गुलमर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल पयाला, इन घास के मैदानों को जो मध्य हिमालय में ग्रीष्म ऋतु में बनते हैं उनको उत्तराखंड में बुग्याल पयाला और जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। और ये ग्रीष्म ऋतु में बनते हैं, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल पयाला के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय में और वृहद हिमालय के बीच बहुत सी घाटियां स्थित हैं और मध्य हिमालय में कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और नेपाल में काठमांडू घाटी, ये घाटियां प्रसिद्ध हैं, मध्य हिमालय में स्थित हैं। ये यहाँ वृहद हिमालय से कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखलाएं और पहाड़ स्थित हैं, इस कारण यहाँ पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं। यहाँ पर्यटन स्थल कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू है। जम्मू कश्मीर में इस मध्य हिमालय को पीर पंजाल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं। इन वृहद हिमालय की श्रेणियों के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मंसूरी और नागटिब्बा मंसूरी, नेपाल में महाभारत, सिक्किम में डोकिया है सिक्किम में, भूटान में ब्लैक माउंटेन और अरुणाचल प्रदेश की ज्यादातर पहाड़ियाँ उस शिवालिक पहाड़ियों में आ जाती हैं, इस कारण इसको शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पड़ेंगे। यह अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित चट्टानों से बनी श्रेणी है। इस श्रेणी के विभिन्न प्रादेशिक नाम है, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल
जम्मू कश्मीर और हिमाचल में, जैसे पीर पंजाल और धौलागिरी। यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में, यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, पीर पंजाल। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर। मंसूरी और नाग डिबाएं उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में, डोकिया है सिक्किम में और ब्लैक माउंटेन है भूटान में। इस श्रेणी की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान इस श्रेणी पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विकास होता है। इन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मृग तथा उत्तराखंड में बुग्याल पयाला कहते हैं। स्थानीय समुदाय इन घास के मैदानों का उपयोग अपने पशुओं को चराने के लिए करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल, हिमाचल में गड्डी, उत्तराखंड में भोटिया, सिक्किम में भोटिया, लेपचा आदि ये समुदाय यहाँ ऋतु प्रवास करते हैं। मध्य हिमालय में बहुत से पर्यटन स्थल स्थित हैं, जैसे मंसूरी, नैनीताल, धर्मशाला, कुल्लू मनाली आदि। मध्य हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच कई घाटियां स्थित हैं, जैसे कश्मीर घाटी, दूसरी कुल्लू घाटी, नंबर 3 कांगड़ा घाटी, नंबर 4 काठमांडू घाटी। घास के मैदान के नाम है पास्टरलैंड, हीथलैंड, मीडो, चारागाह, तृणभूमि। ये जो घास के मैदान है इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पास्टरलैंड, हीथलैंड, मीडो, चारागाह, तृणभूमि। करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले हिमनद, हिमोड, हिमानी मृत्तिका नदी तथा झील के अवसाद को करेवा कहते हैं। झील के अवसाद को करेवा कहते हैं। करेवा निर्माण चतुर्थ कल्प के प्लीस्टोसिन प्लेस्टोसिन काल में हुआ। यह अत्यधिक उपजाऊ अवसाद है। इनका उपयोग केसर की खेती के लिए किया जाता है। कश्मीर में जाफरान किस्म की केसर का उत्पादन किया जाता है। कोरापुट उड़ीसा, कुटुनाड़ और करेवा क्षेत्र को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का दर्जा दिया है। 3 क्षेत्र हैं कोरापुट उड़ीसा में, कुटुनाड़ और करेवा। इन तीनों क्षेत्रों को GIAHS ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम का दर्जा दिया गया है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय के पास का जो घाटी क्षेत्र था उसमें वलन हुआ, जिससे जो भाग ऊपर उठा वह पीर पंजाल पर्वत बना, और जो भाग ऊपर न उठ सका वलन के कारण बीच में छिछला गहरा रह गया, वह झील का निर्माण हुआ उसमें। और इस झील में पानी के साथ साथ अवसाद इकट्ठे होते जाते हैं, और इन अवसादों के द्वारा जो उपजाऊ फर्टाइल भूमि बनती है उसे करेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें केसर की फसल बोई जाती है, जिनमें अच्छी किस्म वाली केसर जाफरान है। और इसमें अवसाद जो हिमनद हैं, ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय के जो हिमनद हैं, जब वो एक तरफ खिसकते हैं तो उनसे जो अवसाद आते हैं, जो बड़े अवसाद निकलते हैं, वह हिमोड़ और छोटे अवसाद निकलते हैं, उन्हें मृत्तिका कहते हैं। और ये अवसाद नदियों के द्वारा बहाकर इस झील में लाए जाते हैं। नदियों के द्वारा भी इस वृहद हिमालय का जो भाग उनके साथ बहकर आता है वो अवसाद और हिमनद के द्वारा लाया गया अवसाद, और जो इस झील में इनकी सतहों से जो पानी बढ़ता है, इनकी सतहों से जो अवसाद होते हैं, इन तीनों से इकट्ठे हुए अवसादों से ये उपजाऊ भूमि बनती है, जिसे करेवा क्षेत्र कहते हैं। और ये चतुर्थ कल्प प्लीस्टोसिन काल में बना करेवा क्षेत्र। मुख्य हिमालय की मध्य हिमालय के बाद तीसरी श्रेणी पर्वत श्रेणी है शिवालिक हिमालय, जिसे बाहरी हिमालय, बाह्य हिमालय या दक्षिणी हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय, बाहरी हिमालय और बाह्य या दक्षिणी हिमालय भी कहते हैं। ये मुख्य हिमालय की तीसरी पर्वत श्रेणी है मध्य हिमालय के बाद। मध्य हिमालय दूसरी है और नंबर फर्स्ट थी वृहद हिमालय। इस शिवालिक हिमालय की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, और ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर, 900 से 1100 मीटर ऊंचाई है इस शिवालिक हिमालय की। और यह सतत श्रेणी नहीं है, कंटिन्यूस रेंज नहीं है, ये अलग अलग पर्वतखंडों से मिलकर बना है। जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर वाली पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड में दूधवा थांग पहाड़ियाँ, और नेपाल में चूड़िया घाट मूड़िया पहाड़ियाँ वगैरह हैं। सिक्किम में पहाड़ियाँ नहीं, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, अबोर, दाफला और मिरी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। और ये सिक्किम वाला क्षेत्र है, उसमें इस पर्वत के ढलान वाला जो क्षेत्र है उसे पर्वतीय मैदान कहते हैं। ये पर्वतीय मैदान को सिक्किम में द्वार कहा जाता है। ये द्वार हैं जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम में फैले हुए हैं। इन मैदानों में चाय के बागान होते हैं। द्वार वह मैदान है जो पर्वतीय ढाल से बने हैं। पर्वत के पदीय मैदान होते हैं जिन्हें द्वार कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल, असम, जहाँ पर चाय की खेती की जाती है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो पश्चिमी भाग है इसमें गैप दिखाई देता है। ये गैप घाटी क्षेत्र जिसे दून कहते हैं। ये अनुधेरे घाटी क्षेत्र है जिसे वहाँ की भाषा में दून कहा जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के पूर्व दिशा में कोई गैप नहीं है। शिवालिक हिमालय के बारे में, यह मुख्य हिमालय की सबसे बाहरी, सबसे दक्षिणी तथा सबसे नई श्रेणी है। इस श्रेणी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई अवसादों के वलन से हुआ है। इस जो शिवालिक हिमालय
इसका निर्माण जो वृद्ध हिमालय से या हिमालय से लाई गई नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए उनके वलन से हुआ है। यह श्रेणी बालू पत्थर तथा पिंडशिला जैसी अवसादी चट्टानों से बनी है। इस श्रेणी की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इस श्रेणी में बहुत सी पहाड़ियां सम्मिलित हैं, जैसे जम्मू पहाड़ियां, जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियां, दूधवा थांग उत्तराखंड में, दूधवा थांग, चूड़िया घाट नेपाल में, दाफला मिरी अबोर मिसमी अरुणाचल प्रदेश में, दाफला मिरी अबोर मिसमी अरुणाचल प्रदेश में। मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच बहुत सी अनुदैर्घ्य घाटियां स्थित हैं, जिन्हें दून कहा जाता है। दून का उपयोग चावल की खेती के लिए किया जाता है। सबसे बड़ा दून देहरादून है और अन्य दून है नालागढ़, हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ दून है। उत्तराखंड में है देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, कोटा दून, हरकी दून आदि। और हरियाणा में है चंडीगढ़ कालका दून, चंडीगढ़ कालका दून। पूरी हिमालय क्षेत्र में शिवालिक के दक्षिणी ढाल के पास पर्वत पदीय मैदान को द्वार कहते हैं। जो पूरी हिमालय के क्षेत्र में शिवालिक के दक्षिणी ढाल के पास पर्वत पदीय मैदान को द्वार कहते हैं। द्वार का उपयोग चाय की रोपण खेती के लिए होता है। नवीन पर्वत और पुराने पर्वत। नवीन पर्वतों की ऊंचाई अधिक होती है, हाइट अधिक होती है, और पुराने पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाई अपरदन के कारण कम होती है, धीरे धीरे अपरदन होता जाता है, इस कारण उनकी ऊंचाई कम हो जाती है। और नवीन पर्वतों की ऊंचाई अधिक होती है। इस कारण इन जो ऊंचे पर्वत होते हैं नवीन पर्वत, इनसे आने वाली नदियों की गति भी तीव्र होती है, क्योंकि वो ऊंचाई से बहती हैं, तो उनकी गति अधिक होने के कारण उन्हें तीव्रगामी नदियां कहते हैं। और जो पुराने पर्वत हैं उनसे निकलने वाली नदियों की गति कम होती है, इसलिए धीमी प्रवाह वाली नदियां होती हैं। जो नवीन पर्वत है उनसे निकलने वाली नदियां नीचे की ओर अपर्दन करती हैं। जो उनके तल वाला हिस्सा होता है नीचे वाला, उसमें अपर्दन करती हैं नवीन पर्वत से निकलने वाली नदियां। और जो पुराने पर्वत से नदियां निकलती हैं वो उनके पार्श्व भाग जो उनके किनारे होते हैं उनमें अपर्दन करती हैं। नवीन पर्वत से निकलने वाली नदियां वी आकार की घाटियां, वो घाटियां जो नीचे से वी शेप में होती है, सक्रिय होती हैं, और गोर्ज और केनियन का निर्माण करती हैं। जो नवीन पर्वतों से निकलने वाली नदियां होती हैं वह वी आकार की घाटियां, गोर्ज और केनियन का निर्माण करती हैं। और जो पुराने पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं वो चौड़ी तथा उथली घाटियों का निर्माण करती हैं, चौड़ी तथा उथली घाटियों का निर्माण करती हैं। और जो नवीन पर्वत से निकलती हैं नदियां वह गोर्ज जो नीचे से संकरे नहीं होते हैं और वी आकार की घाटियां और केनियन का निर्माण करते हैं। द्वार, जिन्हें द्वार द्वार भी कहते हैं। जयंती द्वार को द्वार की रानी, जो पश्चिम बंगाल में है जयंती द्वार, उसको द्वार की रानी कहते हैं पश्चिम बंगाल में। द्वार जिसे द्वार द्वार भी कहते हैं। द्वार वह भाग हैं जो शिवालिक, जो पूर्वी शिवालिक है जिसके और मध्य हिमालय के बीच में कोई गैप नहीं है, तो शिवालिक हिमालय का जो पदीय मैदान है उसके पास जो ढाल वाला हिस्सा है शिवालिक हिमालय का, वह द्वार कहलाता है। इस द्वार की स्थिति है पश्चिम बंगाल और असम और भूटान वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ये तीस्ता नदी से लेकर धनसिरी नदी तक, जो धनसिरी नदी है तीस्ता नदी से लेकर धनसिरी नदी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई है, इसकी दूरी है 300 किलोमीटर, यहाँ 30 किलोमीटर लिखा हुआ है। 300 किलोमीटर दूरी में फैला है जो तीस्ता नदी से लेकर धनसिरी नदी तक फैला है। और इसकी चौड़ाई है 35 किलोमीटर, यहाँ 350 गलत लिखा हुआ है, 35 किलोमीटर चौड़ाई। और ये इसकी दूरी का विस्तार है 300 किलोमीटर, जो धनसिरी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इसके नीचे वाले हिस्से से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। और संकोच नदी इस द्वार को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी द्वार और पूर्वी द्वार। ये शिवालिक का जो ढाल वाला हिस्सा है पर्वत का पदीय मैदान है। ये द्वार पहाड़ी क्षेत्र में इसकी ऊंचाई अधिक नहीं है, तो ये भूटान क्षेत्र में भी प्रवेश द्वार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। द्वार का शाब्दिक अर्थ है भूटान का प्रवेश द्वार होता है। द्वार का शाब्दिक अर्थ भूटान का प्रवेश द्वार होता है। यह शिवालिक के पदेन क्षेत्र में स्थित जलोढ़ मैदान है। यह तीस्ता नदी से धनसिरी नदी तक 300 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। तीस्ता नदी से धनसिरी नदी तक 300 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 35 किलोमीटर है। संकोच नदी द्वारा क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है, पश्चिमी द्वार और पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी द्वार तो है पश्चिम बंगाल में, तथा पूर्वी द्वार असम में स्थित है। द्वार क्षेत्र में चाय की रोपण कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। यहाँ सघन वन तथा उच्च जैव विविधता पाई जाती है। इसी क्षेत्र में जलदापारा, बक्सा तथा गोरुमारा, जलदापारा, बक्सा तथा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ जलदापारा नहीं है, जलदापारा है। बक्सा तथा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ के प्रमुख द्वार जयंती द्वार, अलीपुर द्वार तथा निहंग द्वार है। जयंती द्वार को द्वार की रानी कहा जाता है। द्वार की चौड़ाई और जो दूरी थी ये सही है, 350 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है, जो तीस्ता से धनसिरी नदी तक है, और 30 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है, और दूरी है धनसिरी से तीस्ता नदी तक फैला है जो 350 किलोमीटर है, यह सही है। कुंडी क्षेत्र पर्वत मैदान का मिलान क्षेत्र, जो शिवालिक का जो मैदान और पर्वतीय प्रदेश है उसका जो मिलान क्षेत्र है उसे कुंडी क्षेत्र कहते हैं। मानसून की अरब सागरीय शाखा से और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जो पर्वतीय प्रदेश हैं शिवालिक हिमालय, उनमें जो वर्षा होती है उसके कारण जो इन पर्वतों से जो जल की धाराएं बहती हैं उन्हें चोस कहते हैं। यह धाराएं मानसून के दौरान बनती है। इसका कारण अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखाएं जो इन पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पर्वतों वाले क्षेत्र में वर्षा कराती है, जिनसे इन पर्वतों से जो जल की धाराएं आती है वो चोस धाराएं होती हैं। ये चोस धाराएं जो इनका पर्वतों का पदीय क्षेत्र है, मैदान है, जो इनके डाल वाला क्षेत्र, दक्षिणी डाल वाला क्षेत्र, उनमें चौखड
राव का निर्माण करती हैं। चौखड राव, ये चौखड राव उबड़ खाबड़ मैदान है। चौखड राव उबड़ खाबड़ मैदान को कहते हैं, जो इनका शिवालिक हिमालय का दक्षिणी ढाल वाला क्षेत्र है। और ये चौखड राव पंजाब के होशियारपुर में अत्यधिक है। ये चौखड राव जो उबड़ खाबड़ मैदान है, ये पंजाब के होशियारपुर में अत्यधिक है। और कुंडी क्षेत्र जो पर्वत के पदीय क्षेत्र को जो मैदानों से जोड़ता है, या संक्रमण क्षेत्र है जो पर्वतीय मैदान पर्वतीय पदीय क्षेत्रों को मैदानों से जोड़ता है। और ये चौखड राव ये पंजाब के कुंडी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानसून के दौरान पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में शिवालिक के दक्षिणी ढाल पर मानसून के दौरान पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में शिवालिक के दक्षिणी ढाल पर अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, जिन्हें चौस कहा जाता है। अस्थायी धाराएं होती हैं। स्थानीय भाषा में चौस के कारण शिवालिक अत्यधिक अपरदित हो जाता है। चौस के कारण जो जलधाराएं हैं उनके कारण शिवालिक अत्यधिक अपरदित हो जाता है। शिवालिक के पदेन क्षेत्र में स्थित मैदान भी चौस के कारण अपरदित हो जाते हैं। इन उबड़-खाबड़ अपरदित मैदानों को चौ खड्ड राव कहा जाता है। चौ मुख्यतः पंजाब के कंडी क्षेत्र में पाए जाते हैं। होशियारपुर पंजाब चौ अधिक पाए जाते हैं। होशियारपुर पंजाब में चौ अधिक पाए जाते हैं। कंडी क्षेत्र शिवालिक तथा मैदान के बीच स्थित उपपर्वतीय संक्रमण क्षेत्र होता है। दो पर्वतों के बीच स्थित जो घाटी होती है, समानांतर घाटी, उसे अनुदैर्घ्य घाटी कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इसे लंबवत घाटी भी कहती है। अनुदैर्घ्य घाटी को ही एनसीईआरटी लंबवत घाटी लिखती है, लेकिन ये समानांतर घाटी होती है पर्वतों के बीच, जिसे दून कहते हैं। अनुदैर्घ्य घाटियां दून होती हैं, दून भी कहते हैं इन्हें। ये पर्वत श्रेणियों के मध्य समानांतर होती हैं। और जो घाटियां पर्वतों को काटती हैं या उत्तर से दक्षिण होती हैं पर्वतों के बीच स्थित, उन्हें अनुप्रस्थ घाटियां कहते हैं। ये पर्वत श्रेणियों को काटती हैं और समानांतर होती हैं, उन्हें अनुदैर्घ्य और एनसीईआरटी लंबवत घाटी कहती है। इन अनुदैर्घ्य घाटियों को जो पर्वतों के मध्य समानांतर स्थित होती हैं, दून भी कहते हैं इन्हें।